नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बीएसएनएल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए ये भले से मात्र एक कहानी हो सकती है, लेकिन बीएसएनएल के उस एम्प्लॉय के लिए ये ज़िंदगी बदल देने वाला पहलू था। तो जानते हैं इसके बारे में। यह है एक बीएसएनएल के कर्नाटक के चिकमंगलुरु ज़िले के कदूर कस्बे में बीएसएनएल के एक कर्मचारी के जीवन से शुरू होकर एक भयानक त्रासदी में बदल गई। इसमें आपको सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पुलिस को इस मामले में सारे सुराग, सारे अपराधी, सब कुछ मिल जाता है, परंतु फिर भी वह किसी को सज़ा नहीं दिलवा पाती और मामला बंद करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए इस रहस्य में और मनोरंजक किस्से को विस्तार से जानते हैं। इसमें रामेश्वर बीएसएनएल का एक टेक्नीशियन, रामेश्वर शर्मा, जो कदूर में बीएसएनएल का एक वरिष्ठ टेक्नीशियन था, उसका काम था टावरों के संकेत ठीक करना, ग्राहकों को शिकायतें सुनना, पुराने लैंडलाइन तारों को उलझनों को सुलझाना। रामेश्वर अपने छोटे से सरकारी क्वार्टर में अपनी पत्नी कविता और 2 बच्चों के साथ रहता था। कविता एक स्कूल शिक्षिका थी जिसके हाथ का बना हुआ इडली सांभर रामेश्वर को बहुत पसंद था। उनका एक बेटा 5 वर्ष का था जिसे पतंग उड़ाने का शौक़ था, और दूसरी एक 11 माह की बेटी थी जो अभी अभी चलना सीख रही थी। रामेश्वर सुबह अपनी पुरानी बजाज चेतक स्कूटर पर बीएसएनएल कार्यालय जाता है और शाम को घर लौटकर कविता के साथ चाय की चुस्कियों में दिन की बातें करता। सब कुछ ऐसा लगता मानो जीवन एक सुंदर गीत हो, लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक तूफान आने वाला था। 17 फरवरी 2020 को एक साधारण दिन का भयानक अंत। रामेश्वर अपने कार्यालय में बैठा था। पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और मेज़ पर रखी चाय ठंडी हो चुकी थी। उसने अपनी घड़ी देखी, शाम के 6:15। उसने कविता को फ़ोन लगाया। कविता, बच्चे कैसे हैं? आज टावर का नेटवर्क फिर से गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा समय लग सकता है, उसने कहा। कविता ने हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा जल्दी आना वरना इडली ठंडी हो जाएगी। दोनों ने थोड़ी देर हंसी मजाक किया और फ़ोन रख दिया। रामेश्वर ने सोचा, चलो 1-2 कंप्लेंट और निपटा लूँ। रात 8 बजे के आसपास वह अपनी स्कूटर पर घर लौटा, लेकिन जैसे ही वह अपने क्वार्टर के पास पहुंचा, उसने देखा कि पड़ोसी उसके घर की ओर भाग रहे हैं। रामेश्वर के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला और वो नज़ारा देखा। उससे उसका दिल थम गया। कविता फर्श पर पड़ी थी, खून से लथपथ, पर सामान घर का बिखरा हुआ था। बच्चों के खिलौने एक कोने में, टीवी का तार कटा हुआ, अलमारी का सामान इधर उधर। ऐसा लग रहा था मानो कोई लुटेरा आया हो। पड़ोसी ने तुरंत कविता को उठाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कविता अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। रामेश्वर रो रो कर बेहाल था। किसी पड़ोसी ने फ़ोन करके आरसी केरे पुलिस थाने में सूचना दी। कुछ ही देर में निरीक्षक सेट्टी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक दल भी मंगवाया गया। पुलिस ने कविता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रामेश्वर से पूछताछ की। रामेश्वर ने बयान दिया। पुलिस को बताया कि साहब, यह किसी लुटेरे का काम है। कविता के गहने गायब हैं, घर का सामान बिखरा पड़ा है। शायद कविता ने इसका विरोध किया, इसलिए उसका गला रेत दिया। इंस्पेक्टर सेट्टी ने रामेश्वर के बयान के आधार पर हत्या और लूट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने सोचा यह एक साधारण लूट का मामला है, लेकिन कहानी में अभी कई रहस्य खुलने बाकी थे। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस ने घर की तलाशी ली। उन्हें लगा यदि लूट हुई है तो दरवाजे पर ज़बरदस्ती के निशान होंगे, कोई खिड़की टूटी होगी, लेकिन दरवाज़ा और खिड़कियां बिल्कुल ठीक थी। कविता के शरीर पर कोई संघर्ष के निशान नहीं मिले। गहने ज़रूर गायब थे, लेकिन अलमारी का ताला भी टूटा नहीं था। इंस्पेक्टर सेट्टी का मानना था कि रामेश्वर पर उसने शक किया। रामेश्वर कहता है कि लुटेरे आए, लेकिन घर में कोई बाहरी निशान क्यों नहीं, उन्होंने अपने सहायक से कहा। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की। जब रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। कविता का गला किसी हथियार से नहीं बल्कि एक सर्जिकल चाकू से काटा गया था, बिल्कुल साफ और पेशेवर तरीके से। सबसे चौंकाने वाली बात, कविता के शरीर में एनेस्थीसिया की उच्च मात्रा पाई गई। अब यह निश्चेतक दवा और सर्जिकल चाकू का क्या माजरा था? एक बीएसएनएल कर्मचारी के घर में ये चिकित्सा उपकरण कहाँ से आए? संदेह की सुई रामेश्वर की ओर घूम गई।
पुलिस ने रामेश्वर के फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि वह कई महीनों से किसी हर्षिता नाम की महिला से लगातार बात कर रहा था। कविता की मृत्यु के बाद भी उसने हर्षिता से लंबी लंबी बातें की थी। पुलिस को लगा यहाँ कोई प्रेम प्रसंग है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी जांचे गए, लेकिन कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। लेकिन रामेश्वर के फ़ोन से एक बात साफ थी कि हर्षिता के साथ उसका गहरा रिश्ता था। इंस्पेक्टर शेट्टी ने रामेश्वर को दोबारा थाने बुलाया। रामेश्वर हमेशा समय पर थाने पहुंच जाता था, पुलिस का पूरा सहयोग करता था। लेकिन 22 फरवरी को जब पुलिस ने उसे फिर से बुलाया तो वह नहीं आया। शेट्टी ने सोचा यह रामेश्वर कहाँ गायब हो गया। कुछ देर बाद पुलिस को सूचना मिली कि बांदी कुप्पल रेलवे फाटक के पास एक शव पड़ा है। पुलिस वहाँ पहुँची तो देखकर स्तब्ध रह गई। वह सब रामेश्वर का ही था। उसका शरीर रेलवे पर पड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने स्वयं ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली हो। पोस्टमार्टम ने पुष्टि की यह आत्महत्या थी। अब पुलिस के पास 2 शव थे, कविता का, रामेश्वर का, लेकिन तीसरा नाम हर्षिता अभी बाकी था। पुलिस ने हर्षिता का पता लगाया। वह बेंगलुरु के राजेश्वरी नगर में रहती थी, लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तभी खबर आई कि हर्षिता ने अपने कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। अब तीनों, कविता, रामेश्वर और हर्षिता, इस संसार से चले गए थे। पुलिस के हाथ में क्या बचा? एक ऐसा मामला जिसमें सारे संदिग्ध मर चुके थे। पुलिस ने हर्षिता के घर की तलाशी ली। वहाँ से कुछ गहने मिले, वही गहने जो कविता के घर से गायब थे। दस्तावेजों से पता चला कि ये गहने रामेश्वर ने 18 फरवरी को हर्षिता को भेजे थे। कविता और रामेश्वर के फ़ोन से भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली। पुलिस ने सारी कड़ियाँ जोड़ी और एक चौंकाने वाला निष्कर्ष पर पहुंची। पुलिस की जांच के अनुसार रामेश्वर और कविता का वैवाहिक जीवन शुरू से ही बहुत सुखमय था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन बीएसएनएल कार्यालय में एक शिकायत आई। किसी हर्षिता नाम की ग्राहक का लैंडलाइन ख़राब था। रामेश्वर उसकी शिकायत ठीक करने उसके घर पहुंचा। वहां दोनों में बातचीत शुरू हुई। हर्षिता एक आधुनिक और बोल्ड महिला थी जो बेंगलुरु में अकेली रहती थी। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों में दोस्ती हो गई और यह दोस्ती जल्दी प्रेम बदल गई। रामेश्वर के लिए हर्षिता एक नई दुनिया थी। वह उसके साथ बाजार जाता, चाय की दुकानों पर घंटे बातें करता, अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूलने लगा। हर्षिता ने इस पर दबाव डाला कि वह कविता को छोड़कर उससे विवाह कर ले, लेकिन रामेश्वर के लिए यह आसान नहीं था। उसके 2 बच्चे थे, कविता वफादार पत्नी थी। हर्षिता का दबाव बढ़ता गया। रामेश्वर ने एक भयानक योजना बनाई। 17 फरवरी को उसने अपने बच्चों को किसी बहाने से अपनी सास के घर भेजा। उसने कविता से कहा, आज कार्यालय 17 फरवरी को उसने अपने बच्चों को किसी बहाने से अपनी सास के घर भेज दिया। उसने कविता से कहा, आज कार्यालय में कुछ अतिरिक्त काम है, मैं थोड़ा देर से आऊँगा। घर लौटकर उसने कविता के भोजन में एनेस्थीसिया मिला दिया। यह दवा उसने अपने एक पुराने मित्र से मांगी थी जो हॉस्पिटल में काम करता था। कविता बेहोश हो गई। रामेश्वर ने सर्जिकल चाकू से उसका गला काट दिया, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, ताकि कोई संदेह न हो। फिर उसके घर के गहने एक थैले में डाले और हर्षिता को भेज दिए। घर का सामान बिखेर दिया ताकि लूट का नाटक बन सके। लेकिन रामेश्वर की योजना उतनी सटीक नहीं थी। पुलिस के सवालों से वह घबरा गया। जब उसे लगा कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगी तो उसने रेलवे ट्रैक पर जाकर अपनी जान दे दी। जब हर्षिता को समाचारों के माध्यम से रामेश्वर की मृत्यु की खबर मिली तो उसे डर सताने लगा कि पुलिस अब तक भी उसके पास भी पहुंचेगी। इसी वजह से उसने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। पुलिस के पास सारे प्रमाण थे। कविता की मृत्यु का कारण रामेश्वर का अपराध जो उसने अपने फ़ोन में एक नोट के रूप में लिखा था, और हर्षिता के पास मिले गहने। लेकिन मामला बंद करना पड़ा क्योंकि दोनों अपराधी मर चुके थे। कोई जीवित व्यक्ति नहीं बचा जिसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। कविता और रामेश्वर के दोनों बच्चों को उसकी नानी ने अपने पास रख लिया। आज वे अपनी नानी के घर सुखपूर्वक रहते हैं और स्कूल जाते हैं। यह त्रासदी उनके मन का एक गहरा निशान छोड़ गई, लेकिन समय के साथ वे अपने जीवन में आगे बढ़ गए। तो ये तो थी बीएसएनएल के कर्मचारी की ज़िंदगी की रोमांचक और दुखद कहानी। क्या रामेश्वर जो अपने टावरों के संकेत ठीक करता था, अपनी ज़िंदगी के संकेतों को नहीं संभाल पाया? आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या रामेश्वर ने गलत किया या हर्षिता का दबाव उसकी वजह था, या फिर कविता के साथ अन्याय हुआ? अपने विचार हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।